जैसे कि हम डॉक्टर रचना भारती जी से, जैसे मैंने आपको उनका बताया है कि एमडी आयुर्वेदा है। वो पिछले 18 साल से एमसीडी में अपनी सेवाएं दे रही है। आज वो हमारे स्पेशल बुलाने पे आई है आपके क्वेश्चन के आंसर के लिए, कि सोल्यूशन कर सके आपकी प्रॉब्लम्स का। जैसे मैम डॉक्टर रचना भारती जी, मैम जैसे कि मेरे पास मैं नेचुरोपैथी चिकित्सक हूँ। तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पे पेशेंट आते हैं, मैं एक योगा टीचर भी हूँ। तो यहाँ पे पीसीओडी की बहुत लेडीज मेरे पास आती है, पीरियड इरेगुलर की प्रॉब्लम रहती है, इनफर्टिलिटी की मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखी गई है अब जो न्यू जनरेशन में। तो मैम थोड़ा सा इस बारे में बताएंगे, आपका मतलब क्या ख्याल है कि क्यों इतना ज्यादा बढ़ रहा है? तो उस विषय में मैम से बात करते हैं। हाँ जी। हाँ, आप बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने पीसीओडी के बारे में, इरेगुलर पीरियड्स के बारे में। तो ये आजकल की बहुत कॉमन समस्या है और ये लाइफस्टाइल डिजीजेस डिजीज है। जी जी। तो लाइफस्टाइल डिजीजेस में आपका डायबिटीज हो गया, थायराइड हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, एसिडिटी हो गया, ये सब चीज़ें लाइफस्टाइल डिजीजेस में ही आती हैं। तो उसी में ये प्रॉब्लम आती है हमारी पीसीओडी, जिसमें आजकल के बच्चों को अर्ली मेनार्क हो रहा है, जल्दी पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं, और भी बहुत सारे आपके सोशल मीडिया या बहुत सारे और कंटेंट्स वगैरह, या हमारा न्यूट्रिशियस फूड नहीं लेना, ये सब चीज़ें रीज़न हैं। मगर लाइफस्टाइल का जो समस्या है वो बहुत अधिक है इस वक्त। तो लाइफस्टाइल में क्या समस्याएं हैं जो इन सब चीज़ों को बढ़ाती हैं? तो उसमें सबसे ज़्यादा आयुर्वेद विश्वास करता है आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, ये 3 चीज़ें हमारी बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपका फूड और आपकी जो नींद है, जो स्लीपिंग पैटर्न है, और आपका जो ब्रह्मचर्य मीन्स कि जो भी आपके रूल्स रेगुलेशन आप फॉलो करते हैं, जो सदव्रत फॉलो करते हैं। ब्रह्मचर्य इज नॉट अबाउट कि सेलिबेसी के बारे में सिर्फ बात नहीं होती है, ये हमारे जो जनरल, आप योगा से बिलोंग करते हैं तो आपको पता है हमारे यम और नियम बताए जाते हैं। तो हमारे जो सोशल एथिक्स हैं, जो पर्सनल एथिक्स हैं, वो अच्छे होने जरूरी है। जी जी। तो आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य में फॉलो करना होता है। मगर अभी आजकल का जो पैटर्न है वो ये हो गया है कि सुबह देर से उठना और रात में देर तक जागना। तो ये जो स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हुआ है, ये आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस करता है। इसमें क्या होता है, अगर आप देर तक सुबह सोते रहते हैं या नहीं उठते हैं, तो जैसे आपने सर्दियों में नोटिस किया होगा कि बाहर धूप निकली है, अगर आप घर के अंदर होते हैं तो आपको ठंड महसूस होती है, तो आप चाहते हैं कि हम थोड़ा बाहर धूप में चलते हैं तो हमें ठंड कम लगेगी। तो सेम ऐसे ही होता है, अगर आप सनराइज हो जाता है और आप सनराइज के बाद भी सो रहे हैं, तो मैं अपने पेशेंट को, लगभग हर पेशेंट को मैं यही बताती हूँ कि आप मेडिसिन लीजिए, पर साथ में आपको जो एक एडवाइस है वो है नो डे स्लीपिंग, कि आपको दिन में नहीं सोना है। तो मेरा पेशेंट हर बार ये बोलता है कि मैडम हम दिन में नहीं सोते हैं, मगर फिर मैं उन्हें समझाती हूँ कि सनराइज हो गया 6 बजे हो गया, 7 बजे हो गया, अगर हम 8 बजे 9 बजे उठ रहे हैं, उनकी नजर में वो मॉर्निंग है, बट ये दिन में बिल्कुल ये आपका दीवा स्वप्न हम लोग कहते हैं। तो ये दीवा स्वप्न आपने जब करते हो तो आपकी बॉडी में जो कफ है वो बढ़ जाता है, फ्रिज इफेक्ट आ जाता है, बाहर धूप है और आपकी बॉडी में तो आपने ठंडक पैदा कर ली है, तो वो आपको पीसीओडी का कारण होता है। अब रात में आपको रेस्ट करना चाहिए कायदे से, मगर जब आप बहुत देर तक बहुत देर तक जागते रहते हैं तो आपका पित्त और वायु दोनों को पित्त हो जाता है, आपकी बॉडी में एसिडिटी बढ़ जाती है। और आप ये अगर बहुत समय तक, लंबे समय तक यही रूटीन फॉलो करते जाते हैं तो फिर आप बीमार हो जाते हैं। तो ये जो रीजंस हैं, ये किसी पेशेंट में एज अ पीसीओडी मैनिफेस्ट होता है, किसी पेशेंट में डायबिटीज के रूप में मैनिफेस्ट होता है। कारण यही रहता है, कारण यही होते हैं। अब वो अलग अलग बॉडीज पे अलग अलग तरह से हमें प्रभाव बिल्कुल हर पेशेंट में अलग अलग तरीके से वो मैनिफेस्ट होते हैं, और फीमेल्स में स्पेशली ये इरेगुलर पीरियड्स की वजह से और पीसीओडी उसमें होता है, थायराइड भी इसी की वजह से। बिल्कुल वो हार्मोन इम्बैलेंस हो गया ना हमारा, क्योंकि आपने जब रात में जाग रहे हैं आप, तो आपका पित्त इम्बैलेंस हो गया, वात इम्बैलेंस हो गया, तो ये हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए, तो आपका कफ इम्बैलेंस हो गया। तो ये लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं। मैम जैसे कि मैं इसमें वो
एक और चीज ऐड करना चाहूंगी कि जैसे आजकल क्या है कि पहले तो मम्मी थी हमारी, वो सर में बहुत सुंदर से तरीके से तेल लगाती थी, बालों को बहुत अच्छे से बनाते थे। अब जैसे टाइम मॉडर्न हो गया है, चीजें मॉडर्न हो गई है, तो क्या ये जैसे कि हम ड्राई रखते हैं सिर्फ शैम्पू और कंडीशनर करने के बाद, मेरे ख्याल में हम लोग तो आज भी हमारी एज में, जैसे आज भी हम लोग हफ्ते में 2 या 3 बार जब भी सर धोते हैं उससे पहले खूब अच्छे से मालिश करते हैं। मैं भी करती हूँ ये। तो बच्चे ये चीज नहीं करते, क्या वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है? कितना मतलब सही है तेल जहाँ नहीं लगाना चाहिए, मतलब उस विषय में थोड़ा सा बताइए। नहीं लगाना चाहिए, बता सकते हैं। नहीं लगाना चाहिए तो है ही नहीं। तेल लगाना तो आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं आपको पहले ही बता रही थी हेड मसाज कितनी इम्पोर्टेंट है। ऑयल थेरेपी बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऑयल थेरेपी आप कैसे, जैसे नेवल फिलिंग कर सकते हैं, सिर में तेल लगाना भी एक ऑयल थेरेपी होती है, क्योंकि आपके स्कैल्प के थ्रू आप अपने बालों को न्यूट्रिशन दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका एक मैं आपको बताती हूँ ये कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आप बालों में तेल नहीं लगाते हैं या बालों को ड्राई रखते हैं तो भी एक ये रीजन होता है आपकी पीसीओडी को बढ़ाने का, या इरेगुलर पीरियड्स का। क्योंकि देखिए क्या होता है, जब आप योगा करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि हम एक्सरसाइज या योगा करते हैं तो हम जो स्वेटिंग होती है, जो पसीना आता है, वो आपको माथे पे सबसे पहले माथे पे आता है। तो हमारी बॉडी इस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। आप योगा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपके पसीना आपके माथे पे आ रहा है, आपके सिर में गर्मी लगती है, पसीना सिर पे आता है। तो इन सब चीजों को बैलेंस करने के लिए आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी बॉडी में हेड मसाज करें, प्रॉपर तेल लगाएं। मैम तो जैसे आजकल स्पेशली प्लस तो खैर लड़के भी नहीं लगाते हैं, जेल वेल लगाना ये वो सब कुछ चलता है, ट्रेंडिंग में रहता है। तो मतलब अगर हम इनको एज ए सोल्यूशन दे रहे हैं कि इन प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन कितना आसान है, तो हफ्ते में कितनी बार लगाए तो ये फुलफिल हो सकती है ये? नहीं, वैसे नॉर्मल पहले के टाइम में तो आप सिर में तेल लगा के ही रखते थे। हाँ जी, ठीक है। अभी हम लोग इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अभी जो हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, तो थोड़ा हमें भी चेंज हो जाना चाहिए समय के साथ। मगर एटलीस्ट जब भी आपको हफ्ते में आप 1 बार या 2 बार, जितनी बार भी आप बाल धो रहे हैं, उससे पहले आप कोशिश कीजिए कि अपने बालों में तेल की मालिश जरूर कर लें, बालों को धोने से पहले एटलीस्ट। यस, ताकि आपका जो स्कैल्प है उसको न्यूट्रिशन मिले, आपके बालों को न्यूट्रिशन मिले। जी जी, बहुत सुंदर सा आंसर था मैम का। मैम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और कर सकती हूँ? ओके मैम, जैसे कि सर में जो हम हेड मसाज करते हैं, सर में तेल लगाते हैं, तो जो माइग्रेन के पेशेंट बहुत आते हैं मेरे पास, हम इतना योगा वो सब चीजें करने के बाद भी उनकी कंप्लेंट्स रहती है। तो माइग्रेन के, हेडेक के, मतलब हेड बहुत सर दर्द कर रहा है, हेडेक, माइग्रेन, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, क्या उन सब चीजों में भी हेड में मसाज करने में कुछ है या कुछ अलग से कुछ बता सकते हैं? नहीं, वो आप जो हेडेक या माइग्रेन जो लोगों को हो रहा है, जो स्ट्रेस या एंजाइटी हो रही है, उसमें देखिए कारण तो बहुत सारे हैं। आयुर्वेद जो है वो किस तरह काम करता है, हमारे यहाँ हेतु जो है, हेतु मतलब जो कारण है, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए जब एक अच्छा आयुर्वेदिक फिजिशियन आपके साथ जब कंसल्ट आप उनके साथ करते हैं तो वो आपसे बहुत डिटेल बात करते हैं, ताकि आप वो आपके हेतु को, आपके कारण को फाइंड आउट कर सकें। क्योंकि हम निदान परिवर्तन रखते हैं, कारण का निवारण करते हैं। तो अब हर पेशेंट पे आप हेड मसाज करेंगे ये जरूरी नहीं है, क्योंकि आपका अगर वात की वजह से है, बढ़े हुए वात की वजह से डिस्टर्ब हो गया आपके शरीर में वात, तो आप हेड मसाज करेंगे तो आपको फायदा होगा। मगर अगर वो बढ़े हुए पित्त की वजह से है या डिस्टर्ब है पित्त, एसिडिटी की वजह से, तो उसमें आपको हेड मसाज फायदा नहीं करता। या वो इस वजह से है कि वो पेशेंट ने जो है उसका लाइफस्टाइल खराब है, वो दिन में देर तक सोता है, रात में देर तक जागता है, तो ऐसे पेशेंट को अगर आप हेड मसाज देंगे तो वो उसको फायदे की जगह नुकसान देगा। तो उसमें आपको पहले उस कारण को ढूंढना है, उसका निवारण करना होगा, उसके बाद आप सोचेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। तो मतलब मेन कारण हेडेक और माइग्रेन का क्या समझ सकते हैं नॉर्मल, अगर लोगों को समझाएं एक्चुअली वो बचाव कर सके कि हाँ हमें ये थोड़ा सा सोल्यूशन ये नहीं, अगर बचाव करना है तो देखिए लाइफस्टाइल डिजीजेस है ये, उसमें आता है। तो आपको टाइम पे सोना और
टाइम पे उठना, ये इम्पोर्टेंट है। तो मैम क्योंकि एक छोटा सा और क्वेश्चन इसी में इंक्लूड कर लेते हैं। नाश्ता, मतलब लोग नाश्ता किए बिना ही चल पड़ते हैं, जैसे ब्रंच कर लिया है पेंडिंग में हो तो नाश्ता कितना, मैं तो खुद भी बताती हूँ कि नाश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम एक बार आप अपने शब्दों में, क्योंकि आप बहुत सुंदर तरीके से समझा रही है, नाश्ता कितना इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, प्लीज ये बताइए। क्योंकि कहीं ना कहीं हेडेक, माइग्रेन, ये सब चीजें, लाइफस्टाइल डिजीज हो गई है ना, तो उसमें एक बार ब्रेकफास्ट पे थोड़ा सा। हाँ जी, देखिए क्या होता है, आपने इस बात को समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देती हूँ। जी जी। पहले के समय में हम लोग चूल्हे में खाना बनाते थे। हाँ। तो चूल्हे में खाना बनाने के लिए हमको फ्यूल, ईंधन चाहिए होता था। हाँ। सूखी लकड़ियाँ, उपले। तो हमारा क्या प्रयास होता था कि लकड़ियाँ पतली हो, छोटी हो, सूखी हो। आपका लकड़ियाँ मोटी नहीं होनी चाहिए, गीली नहीं होनी चाहिए, उपले सूखे हुए होने चाहिए। उसके बाद आप जब चूल्हे में आग जलाएंगे तो वो आग जलेगी, ठीक है। तो हमारे साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि जो हम खाना खाते हैं वही हमारा खाना हमें न्यूट्रिशन देता है, बॉडी बिल्डिंग करता है, एनर्जी देता है, मगर वही फूड हमारा फ्यूल है। तो इसीलिए आपको सुबह उठते ही अगर आपने राइट फ्यूल अपनी बॉडी में नहीं डाला, राइट ईंधन नहीं डाला, तो आपकी जो अग्नि है वो मंद हो जाएगी, मतलब डाइजेस्टिव फायर स्लो हो जाएगा। तो उसको इग्नाइट रखने के लिए आपको ब्रेकफास्ट करना बहुत जरूरी होता है। कितने बजे तक ब्रेकफास्ट का सही समय रहता है? ब्रेकफास्ट का जो समय होता है वो होता है कि जब भी आप सो के उठें 2 घंटे के अंदर आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए, ठीक है, या 9 बजे से पहले हर हालत में ब्रेकफास्ट। क्योंकि जैसे आपने कहा ना कि हम जब भी सोकर उठे, क्योंकि व्यूअर जो 10 बजे उठते वही समझेंगे कि 10 बजे उठे तो उसके 2 घंटे मतलब 12 बजे। हाँ नहीं, वो एक्चुअली वो तो सही नहीं है ना। जब हम एक रूल्स की बात करते हैं, हाँ। तो जो रूल बुक है वो आयुर्वेद के पास है। हेल्थ की जब हम बात करते हैं कि हेल्थ के क्या रूल्स है, तो जितने भी डॉक्टर्स आपको बता रहे हैं कहीं ना कहीं वो आयुर्वेद से ही प्रेरित होकर आपको बताते हैं। तो रूल यही है कि आपको सनराइज के साथ उठना चाहिए, क्योंकि जब आप सनराइज के साथ उठेंगे तो नेचुरली जो है आपकी आपको जैसे चूल्हे में आग लगाने के लिए या गैस जलाने के लिए लाइटर की, माचिस की जरूरत होती है, वो आपको नहीं पड़ेगी। आप सनराइज के साथ उठेंगे, आपकी ऑलरेडी बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव फायर है वो इग्नाइटेड है। अब उसको राइट फ्यूल के साथ आपको जला के रखना है, तो इसलिए ब्रेकफास्ट करना जरूरी है। तो आपको बताया जाता है कि सनराइज होने के बाद आप खाना शुरू करिए और सनसेट होने तक आप खाना बंद कर दीजिए। ये आपके रूल्स हैं, नियम है। ये नियम अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपको मुश्किल होती है, क्योंकि सनसेट के बाद जब आपका सन चला गया तो आपकी जो डाइजेस्टिव फायर है वो भी आपकी बंद हो गई है। कुछ टाइम के बाद आपका होटल भी बंद हो जाते हैं, उसके बाद कोई आपको नहीं एंटरटेन करता है। तो आपको सनराइज के बाद नहीं खाना चाहिए। तो सनराइज के बाद से लेके नेक्स्ट डे मॉर्निंग में इतना लंबा समय पीरियड जो आपने फास्ट किया उसको ब्रेक आपको टाइम पे करना है। तो रूल फॉलो करने बहुत जरूरी है। अगर आपको हेल्दी लाइफस्टाइल, रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। बिल्कुल रूल्स है ना। तो मैम ने ये भी बताया डिजीज में क्या नहीं करना है, और बहुत सुंदर तरीके से कि हम छोटी छोटी चीजों को कितने अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया कि हम अपने लिए क्या कर सकते हैं और क्या नहीं करना है, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि रूल्स को फॉलो करना है। बिल्कुल, अगर आप चाहते हैं बीमार नहीं हो। हाँ, क्योंकि हमारे जो पहले के जो हमारे पेरेंट्स थे वो 4 बजे 5 बजे उठ जाते थे और टाइम पे सो जाते थे, तो उनसे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे। हमारा एक्सप्लेनेशन भी आयुर्वेद के पास ही है, तो इसलिए आपको उठना बहुत जरूरी सन के साथ, ठीक है ना। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम का। धन्यवाद मैम।